संविधान बोध और संवैधानिक नैतिकता। संविधान बोध और संवैधानिक नैतिकता। संविधान बोध और संवैधानिक नैतिकता। आइए स्टार्ट करते हैं ये बुक्स। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या बिना संविधान बोध और संवैधानिक नैतिकता के भारत वांछित प्रगति हासिल कर सकता है? क्या बिना इसके आधुनिक भारत का बोध सुनिश्चित किया जा सकता है? देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति की बात हो रही है। अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने की बात की जा रही है। क्या वैमनस्यता, हिंसा, अवसाद, द्वेष के फैलाव, लोकतांत्रिक अमूल्य के बीच ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है? क्या ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है? साथियों बताइए, जवाब दीजिए, जल्दी फटाफट आइए और मेरे साथ जुड़ जाइए। इस बुक में हम दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। आइए फिर से एक बार दोबारा सुनिए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका सुनिश्चित रूप से महत्वपूर्ण थी, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि उन्होंने ही संविधान बनाया। संविधान निर्माण में संविधान सभा के अनेक सदस्यों की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका थी। 25 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम मसौदा पेश करते हुए स्वयं डॉक्टर अम्बेडकर ने B.N. राव मसौदा लेखक S.N. मुखर्जी मसौदा समिति के सदस्यों समेत अनेक व्यक्तियों को इस बात का श्रेय दिया था कि उनके सहयोग से संविधान का ऐसा स्वरूप सामने आ सका। परंतु यह भी सच है कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान को लेकर काफ़ी समय से काम कर रहे थे। उन्होंने 1945 में स्टेट एंड माइनॉरिटी नाम एक दस्तावेज बनाया था, जिसे संविधान का आरंभिक रूप माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय के लिए सुरक्षा तंत्र के विकल्प प्रस्तुत करना था। स्वतंत्र भारत को लेकर अम्बेडकर की चिंताएं। डॉक्टर अम्बेडकर के मन में स्वतंत्र भारत के हालात को लेकर भी कुछ चिंताएं थीं। उनका मानना था कि भारत को पूर्ण स्वराज्य मिल जाने के बाद भी समाज के भीतर छुआछूत, भेदभाव, शोषण, असमानता बनी रहेगी, क्योंकि लोकतंत्र होने के बाद भी भारत की शासन व्यवस्था पर उन लोगों और समूहों का आधिपत्य होगा जो जातिवादी, वर्ण और लैंगिक भेद आधारित सांप्रदायिक स्वभाव रखते हैं। शायद इसी कारण है कि उन्होंने 1945 के अपने प्रस्तावित संविधान में ब्रिटिश शासित भारत की ही संकल्पना की थी। ऐसा नहीं है कि वो भारत की स्वतंत्रता के खिलाफ थे। सच तो यह है कि उन्होंने ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिलने के बाद के भारत के भीतर बनने वाले हालातों का अंदाजा लगाया था। उन्हें लगता था कि ब्रिटिश सरकार के माध्यम से सामाजिक आर्थिक बदलाव लाना संभव होगा। उन्होंने संवैधानिक संरचना की व्याख्या करते हुए बतलाने की कोशिश की थी कि अनुसूचित जाति समुदाय के मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए क्या व्यवस्था होगी। इससे ये स्पष्ट होता है कि उनके लिए केवल इतना पर्याप्त नहीं था कि संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कर दिया जाए, बल्कि उन अधिकारों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था एक बुनियादी अनिवार्यता थी। उन्होंने एक तरह से इस दस्तावेज में समाजवादी राज्य और आर्थिक प्रजातंत्र की अवधारणा पेश की। डॉक्टर अम्बेडकर का सोचना था कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें सभी समुदाय और राज्य संस्थाओं में समान प्रतिनिधित्व हासिल होगा। हालांकि वो प्रत्येक निर्वाचिका का प्रावधान संविधान सभा में पारित नहीं करवा पाए, लेकिन वो राज्य विधानसभा और संसद में अनुसूचित जाति जनजाति समूहों के लिए निर्धारित स्थान आरक्षित करवाने में सफल रहे। अधिकारों को लेकर अम्बेडकर के विचार। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि अधिकारों को केवल कानून के जरिए संरक्षित नहीं किया जा सकता। वो मानते थे कि कानून हमारी सामाजिक नैतिक चेतना से भी संरक्षित होते हैं। यदि सामाजिक चेतना उन अधिकारों को मान्यता देने के लिए तत्पर होती है जो कानून द्वारा निर्धारित किए गए हैं, तभी अधिकार सुरक्षित होंगे। यदि समाज खुद मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो तो कोई कानून, कोई संसद, कोई न्यायपालिका अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती हैं। कानून अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी एक व्यक्ति को दंडित कर सकता है या सजा दे सकता है, परंतु कानून भी ऐसे लोगों के व्यापक समूह के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता जो कानून के उल्लंघन के लिए प्रतिबद्ध हैं।
एक लोकतांत्रिक सरकार ये धारणा लेकर चलती है कि समाज भी लोकतांत्रिक है, लेकिन लोकतंत्र की औपचारिक व्यवस्था तब तक बेमानी और बेमेल है जब तक कि सामाजिक लोकतंत्र खुद समाज का लोकतांत्रिक होना स्थापित ना हो। राजनीतिक विचारक ये महसूस नहीं कर पाए हैं कि लोकतंत्र सरकार की व्यवस्था का रूप नहीं है, यह समाज की व्यवस्था का एक रूप है। किसी लोकतांत्रिक समाज के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसे एक रूपता, उद्देश्यों को समानता, लोगों के प्रति वफादारी, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति से चिन्हित किया जाए, लेकिन इसमें दो तत्व जरूर शामिल हैं। एक मानसिक प्रवृत्ति, गरिमा की प्रवृत्ति, दूसरे के प्रति समानता का भाव, और दो कठोर सामाजिक प्रावधानों, बाधाओं को भेदभाव की भावना से मुक्त समाज। क्या अम्बेडकर समाजवादी व्यवस्था चाहते थे? उस दौर के दस्तावेजों से तो यही लगता है कि अम्बेडकर ऐसा ही चाहते थे। वर्ष 1945 में प्रकाशित दस्तावेज में डॉक्टर अम्बेडकर ने समाजवादी राज्य व्यवस्था का ही सपना देखा था। उनका मानना था देश के मुख्य उद्योग पूरी तरह से राज्य के अधीन होंगे, आधारभूत उद्योग सहकारी पद्धति से संचालित होंगे, बीमा क्षेत्र पर राज्य का नियंत्रण होगा। इतना ही नहीं, वो कृषि को राज्य नियंत्रित संपत्ति और व्यवस्था के रूप में देख रहे थे। डॉ अम्बेडकर ने लिखा था कि उस व्यवस्था को लागू करने के लिए राज्य निजी क्षेत्र या व्यक्तियों के मालिकाने में शामिल मुख्य उद्योगों, बीमा और कृषि भूमि को उनके मूल्य के मुताबिक डिबेंचर्स के रूप में मुआवजा प्रदान करके अधिग्रहित करेगा। खेती के बारे में उनका मॉडल एक कल्पनीय था। इस दस्तावेज के मुताबिक कृषि क्षेत्र की व्यवस्था इस तरह होगी: राज्य अधिग्रहित की गई भूमि गांव के लोगों में समान रूप से वितरित करके परिवारों के समूह को सरकारी साझा खेती के लिए प्रदान करेगा। खेती के लिए राज्य नियम और निर्देश जारी करेगा। खेती हुए आय को खेती करने में हुए व्यय को हटाकर सभी से का भागी परिवार में बांटा जाएगा। भूमि का आवंटन किराए पर देने की प्रक्रिया में वर्ण, जाति के वर्ग के आधार पर कोई भेद नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी भूस्वामी नहीं होगा, कोई किराएदार नहीं होगा, कोई भी भूमिहीन मजदूर नहीं होगा। राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वो खेती की प्रक्रिया का पानी, खेती में सहयोगी पशुओं का पालन, कृषि उपकरण, खाद, बीज की आपूर्ति के जरिए वित्त पोषण करेगा। राज्य कृषि भूमि पर एक निश्चित शुल्क लगा सकेगा। भारत के बुनियादी ढांचे में बदलाव के लिए उन्होंने भूमि सुधार के लिए प्रावधान किए थे। उनके मुताबिक नए संविधान में एक व्यवस्था आयोग बनाया जाएगा जो गैर कृषि भूमि योग्य भूमि का उपयोग गैर कृषि योग्य भूमि का उपयोग अनुसूचित जातियों के आवास व्यवस्थापन के लिए करेगा। इस आयोग को ऐसे उद्देश्य के लिए जमीन खुदवाने की भी अधिकार होगा। इन बातों से ये पता चलता है कि डॉक्टर अम्बेडकर अपने मूल विचारों को भारत के आधिकारिक संविधान में शामिल नहीं करवा पाए। इतना ही नहीं, कुछ स्तरों पर मसलन आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता देना पर उन्होंने बाद में अपने ही विचारों को आगे नहीं बढ़ाया। डॉक्टर अम्बेडकर केंद्रीकृत व्यवस्था के समर्थक नजर आते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि समाज के नियम और उसका चरित्र समाज को बदलने नहीं देगा, इसलिए वे बहुत ताकतवर राज्य व्यवस्था चाहते थे। संवैधानिक नैतिकता पर अम्बेडकर आज़ाद भारत के लिए एक सभ्यता मूलक और लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना करना कितना कठिन रहा होगा, ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के उस वक्तव्य से स्पष्ट हो जाता है जो उन्होंने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर बहस शुरू करते हुए दिया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय भूमि स्वभावतः अप्रजातंत्रात्मक है और भारत में संवैधानिक नैतिकता नहीं है। संवैधानिक नैतिकता पर सभा में कम ही चर्चा हुई थी, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर इसे ही संविधान का शासन तंत्र मानते थे। आज़ादी बाद भारत ने संविधान को अपना लिया, लेकिन संविधान संवाहक संवैधानिक नैतिकता को नहीं अपना सका। संवैधानिक नैतिकता का अर्थ क्या है? संवैधानिक नैतिकता का मतलब है राजनीतिक दलों, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सामाजिक संगठन और नागरिकों को संवैधानिक मूल्य और उस पर निर्मित व्यवस्था में विश्वास होना। जब समाज सजग होगा तब वो प्रश्न पूछेगा ही, और ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि राज्य व्यवस्था सरकार आलोचना के अधीन होगी। सरकार का आलोचना के अधीन होना भी संवैधानिक नैतिकता का सूचक है। संवैधानिक नैतिकता का
एक सूचक बहुलता और विभिन्नता भी है। इसे हृदय और व्यवहार की गहराइयों से अपनाया जाना लोकतंत्र के वजूद की बुनियादी शर्त है। यदि बहुलता और विभिन्नता के तत्व को समाज अपनाएगा तो हिंसा की भाव अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर बंधुता के मूल्य सबसे आधारभूत सामाजिक राजनीतिक मूल्य मानते रहे। संवैधानिक नैतिकता का एक सूचक यह भी है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को पूरे समाज या देश का प्रतिनिधि घोषित नहीं कर सकता है। जब तक एक व्यक्ति या देश एक समूह को देश का प्रतिनिधि स्थापित करने की कोशिश हो, तब तक उस कोशिश और उन समूहों पर गहरी शंका व्यक्त की जानी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति को सबके प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करके लोकतंत्र के मूल्य और लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने की साजिश रची जाती है। आशा नहीं थी वास्तव में भारत के लिए ऐसे गुणों से लैस संविधान बनाना बहुत ही दुरूह काम था, क्योंकि वास्तव में भारत एक समान स्वरूप वाला राष्ट्र नहीं था। वास्तव में राजनीतिक आर्थिक स्वार्थों ने भारत की विभिन्नता को इसकी सबसे बड़ी ताकत बनाने के बजाय इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया था। वास्तव में भारत के सामने खड़ी चुनौतियों से जूझते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भूमिका निभाई, सच्चाई तो यह है कि उसी के कारण भारत एक विधान के माध्यम से समग्र राष्ट्र का रूप लेने में सक्षम हुआ। हालांकि डॉक्टर अम्बेडकर खुद भी ये एहसास था कि भारत की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था उस संविधान को उसकी मूल भावना के साथ लागू नहीं होने देगी, क्योंकि इस संविधान को लागू करने के लिए देश में छुआछूत, जातिवादी व्यवहार, लैंगिक भेदभाव, आर्थिक असमानता पैदा करने वाली नीतियों को तिलांजलि देने सरीखे कदम उठाए जाने होंगे, जिनके लिए भारत का समाज बहुत तत्पर नहीं रहा। इसके साथ ही सत्ता हासिल करने के लिए लालायित भारत की राजनीति ने भी इन प्रश्नों पर बहुत प्रभावी रुख नहीं अपनाया। तानाशाही को लेकर दूरंदेशी उपाय। डॉक्टर अम्बेडकर जानते थे कि अच्छा संविधान बन जाने के बावजूद सत्ता और सरकार पर देश के 2-3% लोगों का ही कब्जा रहेगा। यही कारण है कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जिसमें एक व्यक्ति या एक छोटे समूह की तानाशाही स्थापित न हो जाए। संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत का राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति होगा, किंतु वो अकेला कोई भी निर्णय न ले पाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति को शासन के सभी अधिकार प्राप्त हैं। उसके अधीन कई सचिव आते हैं जो विभिन्न विभागों के अधिकारी होते हैं। वो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते हैं, जबकि स्वतंत्र भारत में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु राष्ट्र पर शासन नहीं कर सकता है। इसके अधीन विभिन्न विभागों मंत्री होते हैं। ये मंत्री राज्यसभा लोकसभा के सदस्य होते हैं। यही मंत्रिमंडल अपनी राय में राष्ट्रपति को अवगत करवाता है। सामान्यतः राष्ट्रपति की बाध्यता होती है कि वो मंत्रिमंडल की राय को माने, वह उनकी राय के प्रतिकूल कुछ न कर सकता है। अमेरिका राष्ट्रपति किसी भी सचिव को कभी भी हटा सकता है, किंतु भारत का राष्ट्रपति किसी मंत्री को तब तक नहीं हटा सकता जब तक कि वो मंत्रिमंडल को बहुमत प्राप्त है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के चरित्र, स्वरूप और स्वभाव में व्याप्त चुनौतियों और जटिलताओं को समझते हुए ही संविधान में कई प्रक्रियाएं की भी व्याख्या है और जटिलताओं को समझते हुए ही संविधान में कई प्रक्रिया की भी व्याख्या की गई है, क्योंकि ये माना गया था कि यदि संविधान को सूत्रों में लिखा जाएगा तो आने वाली सरकारें और प्रभावशाली राजनीतिक दल अपने स्वार्थों के लिए संवैधानिक मूल्यों से समझौता करते जाएंगे। संवैधानिक लोकतंत्र और वर्तमान परिस्थितियां। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि कार्यपालिका में स्थिरता होनी चाहिए और उसे दायित्वपूर्ण होना चाहिए। इसी तर्क के आधार पर संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया। उन्होंने कहा था कि भारत जैसे देश में कार्यपालिका वर्ग के दायित्व की दैनिक छानबीन बहुत आवश्यक है। ये कार्य संसद की प्रक्रियाओं के जरिए किए जाने की व्यवस्था की गई, जहां सवाल जवाब होते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव स्थगन
प्रस्ताव और अभिभाषण पर बहस हो सकती है। आज अगर हमारी संसद में बहस कमज़ोर हो रही है, मनमाने तरीके से कानून बन रहे हैं या संशोधित किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि कार्यपालिका बहुमत का अश्लील इस्तेमाल करके संविधान की मूल भावना को उपेक्षा कर रही है। राज्य व्यवस्था पर अम्बेडकर के विचार। डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के मसौदों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ये मसौदा ऐसी राज्य व्यवस्था स्थापित करेगा जिसे हम बहुमुखी राज्य व्यवस्था कह सकते हैं। इसमें संघ राज्य यानी केंद्र सरकार और प्रादेशिक राज्य सरकार हैं और इन दोनों को ही प्रभुत्व प्राप्त है, जिसका प्रयोग वे संविधान के मानकों के मुताबिक कर सकते हैं। संघ और राज्य सरकारों के दायित्व और अधिकारों का निर्धारण बेहद संजीदा सोच विचार के बाद किया गया। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस विषय पर कहा कि जरा कल्पना करें कि हमारे यहाँ 20 राज्य हैं और सभी में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, फौजदारी कानून, बैंकिंग, व्यवसाय और न्याय व्यवस्था के 20 अलग अलग कानून हैं। तब नागरिकों का क्या होगा? इससे राज्य कमज़ोर होगा, वे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखकर देश में एक न्याय व्यवस्था, मूलभूत कानूनों और नियमों में एकरूपता और आवश्यक पदों पर नियुक्ति के लिए देश में एक लोक सेवा व्यवस्था का प्रावधान किया गया। इसके दूसरी तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, कानून, रोजगार, नीतियाँ, कृषि आदि पर राज्य सरकारों को कायदे कानून बनाने का अधिकार दिया गया। भविष्य की आकांक्षाएं और अम्बेडकर उस समय एक भय ये भी व्यक्त किया गया था कि डॉक्टर अम्बेडकर केंद्र सरकार संघ व्यवस्था को बहुत ज़्यादा अधिकार संपन्न बना रहे हैं। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि देश को एक बना रखने के लिए शक्तिशाली केंद्र एक आवश्यकता है। शायद वो ये नहीं भांप पाए कि आने वाले सालों में प्रभावशाली राजनीतिक विचारधाराएं भ्रष्ट पूंजी के साथ मिलकर भारत में संघीय लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर कर सकती हैं। आप देखेंगे कि आज आर्थिक संसाधनों से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तक की व्यवस्थाओं पर केंद्र ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है और राज्य सरकारों को अपंग बना दिया है। लेकिन ये सच नहीं है कि डॉक्टर अम्बेडकर लोकतंत्र के संदर्भ में भविष्य की आकांक्षाओं से वाकिफ नहीं थे। उन्होंने संविधान सभा में ही इतिहासकार जॉर्ज ग्रेट के संदर्भ में कहा कि किसी भी लोकतंत्र और शक्तिपूर्ण सरकार के लिए ये अनिवार्य है कि वैधानिक नैतिकता का प्रसार न केवल वहाँ के बहुसंख्यक लोगों में हो, बल्कि देश के सभी नागरिकों में किया जाए, क्योंकि कोई भी शक्तिशाली, हठी, अल्पमत वाला वर्ग, चाहे वो स्वयं इतना शक्ति संपन्न न हो कि शासन की भागदौड़ अपने हाथ में ले सके, पर स्वतंत्र शासन का कार्य संचालन दुरूह या कठिन तो बना ही सकता है। संविधान की प्रासंगिकता। आज भी भारत का संविधान प्रासंगिक बना हुआ है, क्योंकि संविधान निर्माण ये जानते थे कि भारत में सामाजिक विधानों, जिनमें भेदभाव, छुआछूत, असमानता, अहिंसा के कई रूप मौजूद हैं, का ज़्यादा प्रभाव रहेगा और संवैधानिक विधानों की मौजूदगी बहुत कमज़ोर रहेगी, क्योंकि समाज आने वाले समय में उन्हीं राजनीतिक दलों को शासन का अधिकार देगा जो सामाजिक विधानों को बनाए रखने के लिए शासन करने के लिए तैयार रहेंगे। हुआ भी यही। जाति, आर्थिक भेद, हिंसा और पूंजी की लूट भारतीय राजनीति के केंद्र में स्थापित होते रहे। इसी आकांक्षा को भांपते हुए संविधान में कई छोटी छोटी बातों का उल्लेख किया गया ताकि आने वाले सरकारें संविधान को पूरी तरह से ख़त्म न कर दें। इसी कारण से भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन गया। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान को लागू करने के लिए वैधानिक नैतिकता बुनियादी ज़रूरत है। क्या हम वैधानिक नैतिकता का प्रसार संभव मानते हैं? वैधानिक नैतिकता की भावना स्वाभाविक प्रकृति जन्य नहीं होती है, इसे तो अभ्यास द्वारा अपनाना होगा। हमें ये जानना चाहिए कि हमारे देशवासियों को अभी भी इसे सीखना है। भारतीय भूमि स्वभावतः ही अप्रजातंत्रात्मक है और यहाँ प्रजातंत्र केवल एक ऊपरी आवरण है। ऐसे में शासन के नियमों के निर्धारण का काम विधानमंडल पर न छोड़ना ही बेहतर है।
डॉक्टर अम्बेडकर मानते थे कि प्रजातंत्रात्मक संविधान को शक्तिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए नैतिकता का प्रसार आवश्यक है, किंतु इससे जुड़ी हुई दो बातें दुर्भाग्य से लोग नहीं जानते हैं। एक, शासन के तरीके सरकार किसके हितों को प्राथमिकता देगी, नागरिकों की मूल ज़रूरतों को कल्याणकारी नज़रिए से देखेगी या नहीं, कानून का उपयोग जनहित के लिए करेगी या अहित के लिए सांप्रदायिक व्यवहार करेगी, पूंजी के एकाधिकार को संरक्षण देगी या आदि का संविधान की व्यवस्था से गहरा संबंध है। इसका दूसरा मतलब यह है कि सरकार किस मंशा से संविधान का पालन करेगी। यह महत्वपूर्ण है। दो, संविधान के स्वरूप को बदले बिना ही केवल शासन प्रणाली में परिवर्तन करके संविधान को पूर्णतः उलट देना और शासन को संविधान की भावना के अनुरूप या प्रतिकूल बना देना बल्कि संभव है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जहाँ पर वैधानिक नैतिकता का प्रसार है, वहीं हम शासन के विस्तार, शासन के तरीकों की छोटे से छोटी बातों को विधान में न रखकर विधानमंडल संसद पर छोड़ सकते हैं। राजस्थान पत्रिका, जयपुर, गुरुवार 2 मई 2024। मिनी नीलामी में रिकॉर्ड कीमत पर बिके ये गेंदबाज फिश साबित। 2025 में आयोजित आयोग ने जारी की 6 भर्ती परीक्षाओं की तिथियां। गलत संदेश, जिसे रोकना जरूरी, तत्काल जांच के दंगे। बोर्ड, वैक्सीन का खौफ बता जांचों का दुष्प्रचार, इनकी नहीं दरकार। विकास जैन, जयपुर। कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभाव बताकर अब कुछ आवश्यक जांचें तत्काल करवाने की सलाह देते हुए बोर्ड नजर आने लगे हैं। इनमें कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने वालों को डाइमर, हेमेटोलॉजी और लीवर फंक्शन सहित अन्य कुछ जांच तत्काल करवा लेनी चाहिए। नासिक के बूथ पर आज पुनर्मतदान। आरटीई अब आयु गणना 1 अप्रैल 2024 के आधार पर पहले गणना की जाती। आधार तिथि 31 जुलाई 2023 तय की गई थी, मगर अब आरटीई आयु गणना 1 अप्रैल से। कोटा के थानेदार के परिवार पर दर्ज हुआ मामला। सारे किरदार पुलिसकर्मी। एसीबी के तत्कालीन डीआईजी ने डीजी के नाम पर ली 9.5 लाख रुपए की घूस। भ्रष्टाचार, नशे का दलदल, स्कूल कॉलेज बने सॉफ्ट टारगेट। उड़ता मारवाड़, हर दिन बिक रही 5 किलो एमडी ड्रग्स। इसमें महिलाएं भी पेडलर बेचने के बना रखे हैं 500 ठिकाने। जोधपुर, पंजाब राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में ड्रग्स अपनी जड़ें जमा चुकी है। अब मारवाड़ भी उड़ता मारवाड़ के रूप में लेने लगा है। युवा, खास तौर पर स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट इस दलदल में धंस रहे हैं। जोधपुर में ड्रग्स बेचने के 500 से अधिक पेडलर ठिकाने बन चुके हैं। रोजाना 5 किलो से अधिक एमडी ड्रग्स स्मैक की खपत हो रही है। यही वजह है कि एमडी ड्रग्स बनाने की लैब स्थापित होने लगी है। इस पर काबू पाने के लिए एनसीबी ने अब ड्रग्स तस्करों की संपत्तियां जब्त करने की तैयारी की है। नशे के सौदागरों के लिए युवा वर्ग सबसे सॉफ्ट टारगेट है। शहर के बाहरी क्षेत्रों के स्कूल कॉलेजों के आसपास नशे के ठिकाने पनपने लगे हैं। शुरुआत में निःशुल्क पुड़ियां देकर युवाओं को नशे की आदी बनाया जाता है, फिर उससे ड्रग्स के बदले रुपये वसूले जाते हैं। शहर के साथ गांवों तक एमडी ड्रग्स के जड़ें जमा ली हैं। गुजरात से सांचौर के रास्ते आ रही ड्रग्स। देवनगर थाना पुलिस ने 1 माह पहले कार में 3 युवकों को गिरफ्तार कर 142 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की थी। गिरफ्तार में आए 3 युवकों ने बबलू बिश्नोई से एमडी ड्रग्स लाने की जानकारी दी थी। जांच में ये आरोप गलत पाए गए थे। 3 युवकों ने गुड़ा बिश्नोईयान गांव के एक युवा से ड्रग्स खरीदी थी। युवक सांचौर निवासी अपने साले मनोज से ड्रग्स लाया था। पुलिस का मानना है कि गुजरात से सांचौर होकर ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है।
अब करेंगे आर्थिक प्रहार एवं ड्रग्स अन्य मादक पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए अब आर्थिक प्रहार किया जाएगा। तस्करों की प्रॉपर्टी एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत जब्त होगी। एफआईआर दर्ज होने से 6 साल पहले की अर्जित संपत्ति को ड्रग्स तस्करी से प्राप्त आय से खरीदना माना जाएगा। घनश्याम सोनी, क्षेत्रीय उप निदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जोधपुर। बाड़मेर की घटना, तीसरी के बच्चे की बहरे में से पिटाई, शिक्षक निलंबित। चौहटन, बाड़मेर परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिका में गलत रोल नंबर लिखने पर गुस्साए शिक्षक ने बच्चे को बहरे में से पीटा, जिससे बच्चे के चेहरे पर निशान पड़ गए और बेहोश हो गया। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षक को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। हातला ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छोटा हातला में कार्य शिक्षक गणपत पातलिया ने मंगलवार को तीसरी कक्षा के बच्चे के साथ मारपीट कर दी। मारपीट के दौरान बच्चे के रोने तथा परिजन के स्कूल पहुंचने पर मामले ने तूल पकड़ लिया। आयकर विभाग हवाला और सट्टेबाजी में लिप्त ज्वेलर समूह पर कार्रवाई जारी। 2.35 करोड़ रुपए नकदी बरामद, 8 लॉकर सील। सिर्फ लगे हैं बोर्ड, कंपनी अस्तित्व में ही नहीं। जयपुर राज्य के नामी ज्वेलर समूह के ठिकानों पर बीते 2 दिनों से आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। जयपुर के साथ कोलकाता, दिल्ली स्थित ग्रुप के ठिकाने आयकर टीम जांच पड़ताल में जुटी है। झरोखा पक्षी, पक्षियों के साथ करे मित्रवत व्यवहार, पक्षियों के साथ भी ईडी। बनास नदी एक्शन में आई सरकार, जयपुर 5, कोटा 10, उदयपुर 6 और जोधपुर में 6 टीमें गठित। अवैध खनन परिवहन पर कार्रवाई के लिए बनाई 27 टीम। गुरुवार 2 मई 2024, वैशाख कृष्ण पक्ष, नवमी संवत 2081, राजस्थान पत्रिका। चुनाव के बीच खुश खबर, घरेलू लेनदेन और आयात में मजबूत वृद्धि के कारण छप्परफाड़ राजस्व। जीएसटी संग्रह ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, अप्रैल में पहली बार 2 लाख करोड़ के पार। 100 स्कूल की धमकी, छुट्टी। नई दिल्ली, फायरिंग के आरोपी ने की खुदकुशी, सलमान खान के घर के बाहर। केस के आरोपी अनुज थापन ने पुलिस लॉकअप में खुदकुशी की कोशिश की, अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मामले के आरोपी से पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के दफ्तर में रखा गया था। वो लॉरेंस गैंग से जुड़ा था। जया देशमुख मीका की निर्देशक नियुक्त। अहमदाबाद पत्रिका, जया देशमुख को अहमदाबाद के मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस मीका का निदेशक नियुक्त किया गया है। वह इस बिजनेस स्कूल की पहली महिला निदेशक हैं। देशमुख गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कॉग्निजेंट, AT&T जैसी कंपनियों में सेवाएं दे चुकी है। स्मार्ट 03 मिसाइल का सफल परीक्षण, भुवनेश्वर। डीपफेक पर अंकुश के लिए याचिका। नई दिल्ली, लोकसभा चुनाव के दौरान डीपफेक वीडियो पर अंकुश के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर गुरुवार को सुनवाई होगी। खगोलीय घटना, आसमान में एटा एक्वेरियस का अनूठा नज़ारा। 4 से 6 मई के बीच एक के बाद एक टूटेंगे तारे, दिखाई देगी अनूठी आतिशबाजी। जैव विज्ञान के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का बड़ा कारनामा, वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया मिलाकर बनाए नए किस्म का प्लास्टिक, खत्म होगा अपने आप। याचिका दायर, कोविशील्ड का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। इसमें
इसके दुष्प्रभावों के अध्ययन के निर्देश देने की मांग की गई। याचिका में एस्ट्राजेनेका की ओर से खून के थक्के जमने की आशंका का जिक्र किया गया है। अभिनेत्री रूपाली गांगुली भाजपा में शामिल। अभिनेत्री रूपाली गांगुली बुधवार को भाजपा में शामिल हो गई हैं। कमर्शियल सिलेंडर 19 रुपये सस्ता। नई दिल्ली तेल कंपनी ने बुधवार को 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 19 रुपये घटा दी। दिल्ली में इसकी कीमत 1745.50 रुपये हो गई है, जो पहले 1764.50 रुपये थी। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गैंग बनाम मौत की खबर की पुष्टि नहीं। गोल्डी बराड़ को अमेरिका में विरोधी गिरोह ने गोली मारी। विदेश से मचा रखा था कई राज्यों में आतंक। गोल्डी बराड़ मूल रूप से पंजाब के मुक्तसर का रहने वाला। मई 2023 में उसे कनाडा में वांछित व्यक्तियों की सूची में 15वें स्थान पर रखा गया था। विदेश में रहकर भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में उसकी फिरौती वसूल और कई हत्याओं के संबंध। नई दिल्ली विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मुख्य संदिग्ध गोल्डी बराड़ को अमेरिका में गोली मार दी गई। अमेरिका समाचार चैनलों के हवाले से एशियानेट की रिपोर्ट में बताया गया है कि उस पर फायरमाउंट और होल्ट एवेन्यू में हमला किया गया है। इस खबर की किसी आधिकारिक स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है। आईएमडी का पूर्वानुमान। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में लू की चेतावनी। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल। भाजपा कांग्रेस ने एक दूसरे पर उठाए सवाल। चुनावी कानूनों से पहले चरण की वोटिंग तक नहीं की कार्रवाई। वकालगा समुदाय की नाराजगी का डर। पूर्व पीएम पर पोते को भगाने का आरोप। सिद्धरामैया ने लिखा पत्र। प्रज्वल का पासपोर्ट रद्द करे केंद्र सरकार। सिद्धरामैया को प्रज्वल में समझौता। जोशी, पीएम मोदी को देना होगा जवाब। राहुल बार पलटवार। गुजरात में चुनावी रैली। पहले से कम सीटों पर सिमट जाएगा ईडी गठबंधन। मोदी कांग्रेस ने बताया अन्यायकाल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में पिछले 10 साल को सैनिकों के लिए अन्यायकाल बताया। उन्होंने कहा मोदी के दूसरे कार्यकाल में वास्तविक मजदूरी में गिरावट आई है, जबकि डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में खेत मजदूरों की मजदूरी दर में हर साल 6.8% की वृद्धि हुई थी। पिछले 10 साल में ये हर साल 1.8% गिरी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने किए रामलला के दर्शन। लोकसभा का नजारा। जेपी नड्डा विदेश मंत्री जयशंकर से मिले। चुनाव देखने आए 10 देशों के प्रतिनिधि। वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया मिलाकर बनाया नया किस्म का प्लास्टिक। वाशिंगटन, अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ऐसा प्लास्टिक विकसित किया है जो एक अवधि बाद अपने आप खत्म हो जाता है। पॉलीयूरीथेन प्लास्टिक में ऐसा बैक्टीरिया मिलाया जो प्लास्टिक खा जाता है। नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित शोध के मुताबिक प्लास्टिक में मिलाया गया बैक्टीरिया अब तक निष्क्रिय रहता है जब तक प्लास्टिक इस्तेमाल में रहता है। कूड़ा करकट के संपर्क में आते ही बैक्टीरिया प्लास्टिक खाने लगता है। शोध में शामिल वैज्ञानिक हॉन सोल किम का कहना है, हमें उम्मीद है कि ये खोज प्रकृति में प्लास्टिक प्रदूषण कम करने में मददगार साबित होगी। अप्रैल 2024 का संग्रह। सीजीएसटी 43,846, एसजीएसटी 53,538, आईजीएसटी 99,623, सेस
13,260। राज्य में जीएसटी की ग्रोथ। राज्य अप्रैल 2024 ग्रोथ। राजस्थान 5.558 16 ग्रोथ। मध्य प्रदेश 4.728 11% ग्रोथ। छत्तीसगढ़ 4.001 14% ग्रोथ। उत्तर प्रदेश 12.290 19% ग्रोथ। हरियाणा 12.168 21% ग्रोथ। हरियाणा राज्य में जीएसटी की ग्रोथ रैंक। गुजरात 13.301 13% ग्रोथ। दिल्ली 7.772 23%। महाराष्ट्र 37.671 13% ग्रोथ। कर्नाटक 15.978 9% ग्रोथ। तमिलनाडु 12.210 6% ग्रोथ। राशि करोड़ रुपए में। महाराष्ट्र नंबर 1। अप्रैल 2024 में महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा 37.671 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन किया। कर्नाटक 15.978 करोड़ रुपए दूसरे। गुजरात 13.301 करोड़ रुपए तीसरे। उत्तर प्रदेश 12.290 करोड़ रुपए चौथे स्थान पर रहा। विभाजन आदि। गोदरेज के पास ग्रुप की लिस्टेड कंपनियां। जमशेद के पास बाकी कारोबार। गोदरेज ब्रांड का उपयोग कर सकेंगे दोनों समूह। 127 साल पुराने 5 लाख करोड़ रुपए के गोदरेज समूह का हुआ बंटवारा। 1361 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति है। दक्षिण गोवा से भाजपा प्रत्याशी पल्लवी श्रीनिवाडम्पो की तीसरे चरण के प्रत्याशियों में ये अधिकतम है। दूसरे नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया। तीसरे नंबर छत्रपति शाहजी हैं, जिन्हें भारत रत्न दिया। उन्हीं का विरोध। प्रधानमंत्री को जानकारी का अभाव। अभी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, पर उन्हीं के विचारों का विरोध कर रहे हैं। जब पहली बार कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे तो सामाजिक तौर पर पिछड़ी जाति के सभी लोगों, चाहे किसी भी धर्म का हो, को पहली बार आरक्षण मिला था। तेजस्वी यादव राजद नेता प्रतिपक्ष। बिहार कांग्रेस का रुख संविधान के विरुद्ध। कांग्रेस ओबीसी व दलितों के आरक्षण को छीनकर एक खास धर्म के लोगों को देना चाह रही है। जिस संविधान नाम लेकर ये लोग बार बार डराने गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में स्पष्ट तौर पर यह बात कही गई है कि धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। चिराग पासवान। लोजपा रामविलास अध्यक्ष। भाजपा नेता मुझसे पिछले कई साल से संपर्क कर रहे हैं। तब कमलनाथ सरकार जा रही थी, तब भी मुझे सब तरह के प्रलोभन दिए गए थे। मैं तब भी भाजपा में नहीं गया, क्योंकि मैं उमंग सिंगार हूँ, सिंधिया नहीं हूँ। यदि कांग्रेस 70 साल में इस तरह की राजनीति करती तो भाजपा दिखाई नहीं देती। उमंग सिंघार, कांग्रेस नेता व नेता प्रतिपक्ष, मध्य प्रदेश। तीसरा चरण लोकसभा चुनाव 2024। गोवा में 19, पश्चिम बंगाल में 5 महिला प्रत्याशी मैदान में। आलोचनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। जजों को तो शनिवार इतवार भी नहीं मिलती छुट्टी। कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि जो लोग शीर्ष अदालत और हाई कोर्ट की लंबी छुट्टियों को लेकर उनकी आलोचना करते हैं, वे ये नहीं समझते कि जजों को तो शनिवार और रविवार की भी छुट्टी नहीं मिलती। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 39(b) पर 32 साल से चला आ रहा कानूनी मंथन। लंबी बहस के बाद अब सुप्रीम कोर्ट बताएगा। निजी व जनहित दायरा 9 जजों की संविधान पीठ सुनाएगी फैसला। मूल में है ये नीति निर्देशक तत्व अधिग्रहण पर पुनर्वितरण
जैसे बड़े सवाल। 1992 में महाराष्ट्र उठा विवाद। सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने 5 दिन की बहस के बाद इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है कि क्या निजी संसाधन संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत समुदाय के भौतिक संसाधन का हिस्सा माने जा सकते हैं। बुधवार को बहस पूरी हो गई कि आखिर समुदाय के घटक क्या हैं, भौतिक संसाधन का क्या आशय है। विभिन्न अदालतों में 1992 से चले आ रहे मामले में मिनर्वा मिल्स के समेत अनुच्छेद 31C की व्याख्या आदि मुद्दों पर शीर्ष कोर्ट अंतिम फैसला देगी। जिस सवाल का जवाब खोजा जा रहा है वह है कि क्या निजी संपत्तियों को सार्वजनिक कल्याण के लिए राज्य कब्जे में ले सकता है। 5 दिन चली दलीलों में काफी मंथन अदालत में हुआ कि किसी अतिवादी दृष्टिकोण की बजाय कैसे एक संतुलित नजरिया रखा जाए। कोर्ट में कहा गया है कि 1990 के बाद सभी सरकारें निजी संपत्तियों की रक्षा के लिए प्रयास करती आई हैं। कोर्ट में कहा गया है कि 1990 के बाद सभी सरकारें निजी संपत्ति की रक्षा के लिए प्रयास करती आई है। साथ ही ये भी सच है कि सामुदायिक हितों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस मुद्दे पर विचार करने वाली 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में जस्टिस संदेश चंद्र शर्मा, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस BV नागरत्न, जस्टिस JV पाद्रीवाला, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह शामिल हैं। बाएं से दाएं में 1992 में महाराष्ट्र से उठा मामले में याचिकाओं की शुरुआत 1992 में हुई। सबसे पहले 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की। 1996 में इसे 5 जजों की बेंच को भेजा, जिसने 2001 में 7 राज्यों की बेंच को भेजा। आखिरकार 2002 में ये मामला 9 राज्यों की बेंच के सामने आया। 2 दशकों से अधिक समय तक इधर में लटके रहने के बाद इसे 2024 में फिर से सुनवाई के लिए लाया गया। पीठ 16 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें 1992 मुंबई स्थित प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन POA की ओर से दायर मुख्य याचिका भी शामिल है। इन्होंने रखी दलीलें अपीलकर्ताओं के पक्ष मुख्य रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता जाल टी अंदियारुजीना और समीर पारेख ने रखा। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखी। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण, हरीश साल्वे और राकेश द्विवेदी ने पक्ष रखा। अनुच्छेद 39B इस प्रकार है, राज्य विशेष रूप से अपनी नीतियां इस दिशा में बनाएगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार वितरित हो कि उनसे उच्चतम आम भलाई संभव हो। इसमें मुख्य प्रश्न यह है कि क्या अनुच्छेद 39B के तहत जन कल्याण के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों को उचित रूप से साझा करने के लिए नीतियां बनाई जाएं। अधिग्रहण, वेतन वितरण जैसे बड़े सवाल। ये याचिकाओं में मुद्दा उस अध्याय 8 है कि संवैधानिक वैधता के इर्द गिर्द घूमता है, जिसे 1986 में महाराष्ट्र आवास क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 में संशोधित
धन के रूप में पेश किया गया था। अध्याय 8 है विशिष्ट संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित है। बेड टी के लिए किया कमाल का जुगाड़। भारत में जुगाड़। टी पीने का आदी है। वीडियो में दिखाया गया है कि व्यक्ति ने बेड टी पीने की आदत के कारण अपने बेड में इंजन पहिया स्टीयरिंग लगाकर रखा है, जिससे वो सुबह उठता है उसी से जाता आता है। महिला सुरक्षा जन जागरूकता अभियान बाइक रैली निकाली। यातायात नियमों की देंगे जानकारी। जेल पेरी ने करवाया मामला दर्ज। जयपुर सेंट्रल जेल में बंदी के पास मिला मोबाइल। धर्म छिपाकर शादी का झांसा दिया। बलात्कार कर 2 बार गर्भपात कराया। दोषा डेथ के बाद भी अब बंद नहीं होगी महिला कर्मियों की पेंशन। अब बेटा बेटी को बनाया जा सकता है नॉमिनी। मोबाइल से रील बनाने के दौरान युवक को गोली लगी, मौत। आरपीएससी खुद भर दिए 49 पर्सनों के विकल्प। ओएमआर सीट में छेड़छाड़। अभ्यर्थी 2 साल के लिए बार यानी 2 साल के लिए परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया। गुरुवार 2 मई राजनीतिक दल नेताओं के लिए बनाए आचरण संहिता। 103 निर्दलीय प्रत्याशी दागी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में चुनाव लड़ रहे 650 निर्दलीय प्रत्याशियों में से 103 ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं। वहीं 74 प्रत्याशियों ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। पश्चिम बंगाल हॉट सीट बहरमपुर का चुनाव हुआ रोचक। अधीर रंजन चौधरी के समक्ष अपना गढ़ बचाने की चुनौती। पठान के जरिए कांग्रेसी वोट बैंक में सेंध की कोशिश। बिहार में 54 प्रत्याशी मैदान में। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में बिहार में 54 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से 13% प्रत्याशी दागी हैं और 20% प्रत्याशी करोड़पति हैं। प्रत्याशियों की औसतन संपत्ति 2.79 करोड़ रुपए है। समसामयिक इजरायल को सैन्य सहायता नहीं देनी चाहिए। शांति के लिए नागरिकों के हितों को प्राथमिकता मिले।